गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एमडी आयुर्वेदा, क्रिया शरीर। आज हम अपने क्रिया शरीर सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर सेकेंड पेपर जो हमारा है उसमें मॉडर्न पार्ट फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम करता है। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कोरिलेट विद द आयुर्वेदा ऑल्सो। तो शुरुआत करते हैं। कोई भी अगर सिस्टम की हम शुरुआत करें तो देयर इज़ अ सर्टेन डिफरेंट ऑर्गन आर देयर जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और तभी एक सिस्टम बनती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें बच्चे कि जब भी आप कोई भी सिस्टम के बारे में लिखने जाते हो या कहने जाते हो तो यू हैव टू मेंशन कि सिस्टम क्या है एंड वो पर्टिकुलर जो सिस्टम के बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वो सिस्टम का फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन, या तो आप डेफिनेशन के तौर पे उसे लिख सकते हो। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि सर्टेन ऑर्गन्स जो है वो कलेक्टिवली एक साथ में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ के। तो दोज ऑर्गन्स आर, वन इज़ टेस्टिस, सेकेंड डक्टस डिफरेंस, जैसे कि हम उसे एक नली जो है वैसा मान सकते हैं। सेकेंड वन इज़ इजेक्युलरी डक्ट, देन फोर्थ वन इज़ यूरेथ्रा। ओके, टेस्टिस, ductus difference, or we can say vas difference, VAS difference, ejaculatory ducts, and fourth is a urethra. Okay, इसके साथ में associated sex glands जो है यानी कि ग्रंथि, कई सारी ग्रंथि जो है उसके साथ में रहते हुए काम करती हैं। एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स इसे कहा जाता है। फर्स्ट वन इज़ अ सेमाइनल वेसिकल, सेकेंड इज़ अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड वन इज़ अ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो ये नाम याद रखें सभी लोग। अगेन आई एम रिपीटिंग द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है इसके साथ में दे आर दी स्क्रॉटम, ओके, वन टाइप ऑफ पाउच वी कैन से जहाँ पे टेस्टिस रहता है, एंड सेकेंड वन इज़ अ पेनिस। तो दिस इज़ द थिंग, द मेन ऑर्गन, देन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमें लिखने हैं और इसके बारे में आगे एक्सप्लेनेशन होगा। इससे पहले आपको डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, पर्टिकुलरली जब आप कोई भी सिस्टम निकाल रहे हो तो फिजियोलॉजिकली उस सिस्टम का डायग्राम आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए और यू कैन राइट सर्टेन नेम्स इन द डायग्राम। तो जैसे कि अगर मैं शुरुआत करूँ टेस्टिस से, तो फर्स्ट आपको दोनों तरफ टेस्टिस निकालने हैं यानी कि डायग्राम के अंदर, देन उसके ऊपर एपिडिडाइमिस होगा, देन उसके ऊपर जैसे ही आप जाओगे दैट्स कॉल्ड एज अ वास डिफरेंस। देन आपको पीछे ब्लैडर को भी दिखा सकते हो, एंड इट जॉइंस टू दी प्रोस्टेट ग्लैंड। वो जो नली जाएगी वो सीधा प्रोस्टेट ग्लैंड को ज्वाइन करेगी। देन प्रोस्टेट ग्लैंड के साइड में और ऊपर यू कैन ड्रॉ ब्लैडर के आगे सेमाइनल वेसिकल, ओके, सेमाइनल वेसिकल। देन जैसे ही नीचे आते हो प्रोस्टेट के नीचे जहाँ पे पेनिस स्टार्ट होगा वहाँ पे एक ग्लैंड आएगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यू हैव टू जस्ट इमेजिन कि अभी मैं क्या बोल रहा हूँ तो आपको एक बेसिक आइडिया आएगा कि डायग्राम कैसे निकालना है। ओके, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देन जैसे ही आप नीचे आओगे देर इज़ अ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ओके, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसम। ये दो मसल्स है जो इसके पेनिस के आजू बाजू में रहते हैं। इंटरनल साइड पे जो मसल रहेगा दैट इज़ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड एक्सटर्नल जो मसल्स रहेगा दैट इज़ कॉर्पस कैवर्नोसम, CAVERNOUSM।
cavernosum, okay, cavernosum, corpus cavernosum and the corpus spongiosum. देन आगे कंटिन्यूएशन होगा, मिडल में जो नली जाएगी इट्स कॉल्ड एज अ यूरेथ्रा एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द पेनिस कॉल्ड एज अ ग्लांस पेनिस. ओके, तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है टेस्टिस से लेते हुए. वास डिफरेंस, देन यू कैन ड्रॉ यूरेटर एंड द ब्लैडर पोस्टीरियर साइड. एंटीरियर साइड पे कंटिन्यूएशन होगा एम्प्यूला के नाम से, यानी कि वास्ट डिफरेंस जो है वो कंटिन्यूशन होगा उसका एम्प्यूला के नाम पे, और उसका टर्मिनेशन होगा सीधा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर. तो एम्प्यूला जो वास्ट डिफरेंस का कंटिन्यूएशन है उसके और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में लेटरली समाइनल वेसाइकल जो ग्लैंड है वो आएगी. देन आगे आप जैसे ही जाओगे प्रोस्टेट के आगे देयर इज़ अ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड टू मसल्स आर देयर, इंटरनल corpus spongiosum and external corpus cavernosum. और उससे आगे आप जाओगे तो इट कंटिन्यूज एज ए यूरेथ्रा एंड पेनिस जो है उसका आगे का जो भाग होगा इट्स कॉल्ड एज ए ग्लांस पेनिस. ओके, तो इतने जो बेसिक स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यू हैव टू ड्रॉ एंड यू हैव टू सी कि कैसे स्पर्म जो है वो ट्रैवल करता है. ओके, तो इतना हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए इतना ऑर्गन के बारे में. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दी स्पर्मेटोजेनेसिस. इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी सिलेबस और दी यू कैन से आप उसे जब भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बैठो तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस इसीलिए पता होना चाहिए कि अगर इन केस आपके पास इनफर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी पेशेंट आता है तो यू कैन से देयर इज़ अ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म जो यहाँ पे डेफिनेटली स्टडी नहीं होगी, वो आपका रोग निदान के अंदर ज़्यादा स्टडी होगी, मगर फिर भी मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म उसका नॉलेज आपको होना चाहिए और इससे आपको पता चलेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चरल अपीयरेंस ऑफ द सेल, स्ट्रक्चरल अपीयरेंस ऑफ द सेल पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, तो उस स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे कि हेड, मिडल बॉडी एंड द टेल पोर्शन. तो ये जो पूरा पोर्शन है उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है या नहीं है. देयर इज़ अ टू टेल, देयर इज़ अ टू हेड, देयर इज़ अ विदाउट टेल स्पर्म. तो ये मॉर्फोलॉजी के अंदर काफ़ी डिस्क्राइब होगा और ये आप तभी जान पाओगे जब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बेसिक आइडिया होगा. ओके, तो दिस इज़ द थिंग कि आप जो है उसे पता करें बेसिकली. तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जेनेसिस टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस. तो लोकेशन कहाँ पे होगी, तो यू हैव टू राइट इन द टेस्टिस. The process of the formation of mature spermatozoa is called as a spermatogenesis. So you have to write the definition first, location, then definition. ये point बहुत important है जब एग्जाम में उसे एक्सप्लेन कर रहे हो. तो लोकेशन लिखना है, then second one is a definition. Then sperm are produced in the seminiferous tubules. Okay, कहाँ पे ये sperm शुरू होंगे फॉर्मेशन होना, तो that's called as a seminiferous tubules. The structure into the testis. Okay, the curvy tubules are there in the testis जहाँ पे sperm formation होगा और internally to external wave पर उसका formation होता जाएगा. Then seminiferous tubules are the coiled tubules. Coiled यानी कि curved, और the simple language के अंदर बोले तो एक गूंज जैसा जो है उसका स्ट्रक्चर होगा. ओके, coiled tubules which are present in the lobules of testis. lobules यानी कि certain compartments, अलग अलग compartments रहते हैं, वहाँ पे ये seminiferous tubules जो है वो रहती है. function of the testis यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा. तो फर्स्ट वन इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज़ सिक्रीशन ऑफ द हॉर्मोन्स. तो उसके अंदर फर्स्ट जो होगा इट्स अ टेस्टोस्टेरोन and second one is a inhibin. Okay, then site of the spermatogenesis, I told that is seminiferous tubules on the testis.
कौन से हार्मोन्स जो है यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करेंगे या तो स्टिम्युलेट करेंगे टेस्टिस को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो शुरू हो. ओके, तो फर्स्ट हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, यू हैव टू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, तो फ्रॉम द हाइपोथैलेमस रिलीजिंग दैट GnRH, that is gonadotropin releasing hormone. Okay, and it stimulate the anterior pituitary gland, that is FSH, releasing that hormone, that follicle stimulating hormone. And second one released by the anterior pituitary gland, that is LH, यानी कि luteinizing hormone. Okay, just have to be clear, from the anterior pituitary gland two hormones are responsible for the spermatogenesis. Okay, now the testosterone and inhibin that is secreted by the testis, so this much hormones are there, they are playing a major role into the spermatogenesis. So again I am repeating the points. First, location. Second, definition. Third one is a site where the spermatogenesis takes place. Okay, then the functions of the testis you have to write. Hormones, about the hormones of the testis you have to write, and the hormones playing a role into the spermatogenesis, that you have to write properly. Now we are discussing about the steps of the spermatogenesis. Next point is steps of spermatogenesis. So sperms are developed from the most immature stem cells. Okay, now you have to see, this is the stem cell which are using to make a spermatogenesis or the spermatozoa. Okay, यानी कि basic cells called as a stem cells where the spermatogenesis begins. Okay, that stem cells called as a spermatogonia. Okay, mind this word, what is this? Spermatogonia. Okay, spermatogonia develops into the primary and the secondary spermatocyte, then spermatid, and lastly mature spermatozoa. Okay, so 5 steps are there. First, from the spermatogonia to primary. Second, primary to secondary spermatocyte. Third, spermatocyte to the spermatid. Fourth, spermatid to spermatozoa. Okay, so this is the steps where complete 5 steps are there. First, spermatogonia. Second, primary. Third, secondary spermatocyte. Fourth, spermatid, and fifth one is a spermatozoa. Okay, तो ये 5 नाम आपको याद रखना है जब भी आप spermatogenesis को डिस्क्राइब कर रहे हो. Okay, then you can also draw a diagram. 2 diagram are there, the testis diagram and the transverse section of the seminiferous tubule, उसका डायग्राम. अगर आप इजीली उसे याद कर सकते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स के अंदर ये काफ़ी गेन करवा सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ एक्चुअली, तो ये आप एक देख सकते हो. ओके, अगर मैं थोड़ा सा टेस्टिस के डायग्राम के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट मेक अ राउंड शेप्ड testis. Okay, or you can say the oval shape of the testis. अंदर आपको डिफरेंट कंपार्टमेंट निकालना है और उसके अंदर सीधा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बता देना है. ओके, ईच कंपार्टमेंट के अंदर यू शेप्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो रहेगा. रेटे टेस्टिस जो है वो मिडिल साइड पे रहेगा, मिडिल लेटरल साइड पे. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो लेफ्ट लेटरल साइड पे रहेगा. तो ये आपको ध्यान में रखना है.
तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। आगे हम देखेंगे स्पर्मेटोगोनियम। अगेन यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक अलग से एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा बिकॉज कई सारे लोग नए होंगे जो ये लेक्चर सुन रहे होंगे, या तो डायरेक्टली ये लेक्चर अगर सुन रहे होंगे। तो देयर इज़ अ टू टर्मिनोलॉजी इन द मॉडर्न साइंस, दैट इज़ डाइप्लॉइड सेल एंड द हैप्लॉइड सेल्स। ओके, तो ये दो जो सेल्स हैं उसके बारे में जानना इट्स वेरी नेसेसरी बिकॉज ये इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज़ मेल एंड फीमेल बोथ। मैंने अपने oogenesis के लेक्चर के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट डेफिनेटली समझा है, तो वो भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये एक्चुअली क्या है। एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, ओके, जितने भी सेल्स होंगे वो पूरे डाइप्लॉइड सेल्स हैं। ओके, डाइप्लॉइड सेल्स माने क्या? तो दे कंटेन्ड 23 pairs of chromosome. Okay, 23 pairs chromosome यानी कि 46 chromosomes they have. Okay, this cell called as a diploid cells. मगर the unique thing is in the male and female eggs or the sperm or the ovum, they contained 23 unpaired chromosomes. Okay, यानी कि only 23 unpaired chromosome, यानी कि total 23 chromosomes are there into the haploid cells. Okay, तो sperm and ovum both are called as a haploid cells. ये हमें क्लियर रखना है। तो यहाँ पे जो बेसिक स्टेम सेल है दैट इज स्पर्मेटोगोनियम, they are the diploid cells. Okay, they contain 23 pairs of the chromosome. मगर यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है उसे हैप्लॉइड सेल के अंदर। तो ग्रेजुअली जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, देन स्पर्मेटिड, देन अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ कंटेन्स द 23 अनपेयर्ड क्रोमोसोम। तो द मेन रीजन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस इज टू गिवन ट्रांसफर टू द डाइप्लॉइड टू हैप्लॉइड सेल। ओके, यानी टू स्पर्मेटोगोनियम टू द स्पर्मेटोजोआ इट्स वेरी नेसेसरी एंड इट्स यहाँ पे डाइप्लॉइड सेल है, दे कंटेन एक्स एंड वाई सेल्स। ओके, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स बोथ इन द सेम सेल। मगर स्पर्म के अंदर जैसे ही वो हैप्लॉइड होगा तो एक सेल ऐसा बनेगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और एक ऐसा बनेगा जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा। तो ये डिवीजन ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इट्स अ मेन थिंग जो अल्टीमेटली प्रोजेनी के लिए हमें चाहिए था। ओके, तो ये बोथ द क्रोमोसोम्स आर वेरी नेसेसरी टू determine the sex. ओके, यानी कि मेल और फीमेल। तो फ्रॉम द वन स्पर्मेटोगोनियम यानी कि वन स्टेम सेल्स प्रोड्यूसेस 4 मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो ये आप देख सकते हो 4 मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जो है वो एक स्टेम सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनियम से बनेगा। इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड बनेगा, ज़रूरी पड़ेगा, तो दैट इज़ द 74 days आर देयर। ओके, 74 days टू प्रोड्यूस अ स्पर्मेटोजोआ, अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ओके, यहाँ पे ये प्रोसेस के अंदर नरिशमेंट जो है वो कौन देगा, तो इट्स कॉल्ड एज अ सेल नेम्ड एज अ सर्टोली सेल्स। ओके, SERTOLI, सर्टोली सेल्स, ये जो है वो वहाँ पे नरिशमेंट देने वाला है। तो ये नाम हमें याद रखना है, सर्टोली सेल्स। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म जो है वो कैसे होगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अकरिंग होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, यानी कि मोस्ट इनसाइड टू दी टेस्टिस, यानी कि लोब्यूल्स जो है उसके भी अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहेंगे और वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो होता है। तो वहाँ पे स्पर्म जो है वो बाहर निकलना और उसको पेनल के थ्रू यानी कि पेनिस के थ्रू एजिकुलेशन होना, इट्स अ लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अकरिंग। ओके, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू द डक्टस एपिडिडाइमिस। ये याद रखें बच्चे, फर्स्ट वन इज फ्रॉम द seminiferous tubule to the ductus epididymis and second one is to the ductus epididymis to the ejaculation. Okay,
तो ये दो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जनरली होते हैं. Spermatogenesis takes place in the seminiferous tubules of the testis. Sperms are then moved to the straight tubule. Okay, seminiferous tubules are the curved or the coiled one. तो वहाँ से वो straight tubule के अंदर जाएंगे. Then straight tubule leads to the rete testis. Okay, the third structure is called as a rete testis. From rete testis, sperm are transported to the efferent ducts. Okay, efferent ducts, sperms are brought to the ductus epididymis. तो यहाँ पे नाम जो है हमें याद रखना है, that is first seminiferous tubule, second straight tubule, third rete testis, fourth efferent ducts, and the fifth is a ductus epididymis. तो ये फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होता है. जब जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस चालू रहेगा वैसे वैसे ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता रहेगा. और यहाँ पे डक्टस एपिडिडाइमिस इज एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस. ओके, तो जो भी स्पर्म प्रोड्यूस होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो सारे मैच्योर स्पर्मेटोजोआ कम टू द डक्टस एपिडिडाइमिस and wait for the ejaculation. Okay, they are not going to the directly urethra. Okay, वो वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तब तक वो वहाँ पे एपिडिडाइमिस के अंदर रहते हैं. देयर लाइफ इज़ ऑलमोस्ट 10 to 14 days. 10 से 14 दिनों तक वहाँ पे वो रहते हैं. और उसके बाद में अगर वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ और स्पर्म इजैकुलेशन की बारी नहीं आई तो वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिपीटेडली जो स्पर्मेटोजोआ जो है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और नए स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं. ओके, तो इसके बाद में sperm are stored in the ductus epididymis. Then sperm are brought to the vas deferens. जब इंटरकोर्स जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स चालू होगा तो वहाँ से vas deferens के अंदर sperm आने लगेंगे. vas deferens conveys the sperm from the epididymis to the ejaculatory duct. ओके, तो ये हमें क्लियर देखना है कि ejaculatory duct तक epididymis से vas deferens जो है वो sperm को लाता है. ओके, देन इजेक्युलरी डक्ट जो है वो इजेक्युलेटरी डक्ट इजेक्ट द स्पर्मेटोजोआ इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ओके, यहाँ पे अगेन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द यूरेथ्रा, दैट इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके बीच में से यूरेथ्रा जो है वो जाती है. ओके, यूरेथ्रा के आजू बाजू में we can say apple shape or the pear shape. वो pear shape exactly we cannot say, but apple shape we can say. वहाँ पे जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है. ओके, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के मिडल में से जो यूरेथ्रा जाती है इट्स कॉल्ड एज ए प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ओके, और उसके थ्रू जहाँ पे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पे मिलते हैं, दैट वहाँ पे एक और ग्लैंड भी मिलती है, दैट इज सेमिनल वेसाइकल्स. ओके, सेमिनल वेसाइकल ये जो है उसमें अगेन देयर इज सर्टेन सिक्रीशन आर देयर जो स्पर्म के साथ बाहर निकलता है. एक एनवायरनमेंट उसे कंप्लीट करने के लिए कि स्पर्म जो है वो बाहर निकलने के बाद सर्टेन अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वो सर्वाइव कर पाएगा. ओके, तो इट्स अ थिंग जो स्पर्म के साथ में बाहर निकलती है. जो लिक्विड है वो प्रोस्टेटिक एंड दिस सेमिनल वेसाइकल का कॉम्बिनेशन है. ओके, देन क्लिनिकल इम्पोर्टेंस हमें जानना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द ट्रांसपोर्टेशन जो हमने अभी बात की. टू ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन द टू वे. First one, seminiferous tubules to the ductus epididymis, and the second one, ductus epididymis to the ejaculatory duct or the prostate urethra. ओके, तो ये जो दो वे है वो हमें देखना है. ओके, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के थ्रू फिर वो इजेकुलेशन होगा. नाउ द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, तो देयर इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर कॉल्ड एज अ वेसेक्टॉमी. ओके, तो उसमें क्या होगा कि अगर
इन केस स्टेरिलाइजेशन, सेल्फ स्टेरिलाइजेशन चाहिए अगर मेल को, तो वहाँ पे वैस डिफरेंस जो है, जो लंबी नली हम जिसे लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो वो लंबी नली को वहाँ पे काटा जाता है। ओके, तो सम पोर्शन removed at the vas deferens. Okay, some portion of the vas deferens removed in the surgical procedure, and it is the easiest procedure for the sterilization, okay, in the males. And due to the vasectomy, sperm cannot reach to the exterior as vas deferens are cut, and sperms are destroyed by the phagocytosis. Okay, sperm जो है वो phagocytosis के थ्रू वहाँ पे destroy हो जाएंगे। उसके बाद में factors affecting the spermatogenesis, it's very necessary. There are certain factors which inhibits the spermatogenesis or which may get obstruction in the spermatogenesis. So first one is a temperature. Okay, temperature, especially in a high temperature, sperm cannot survive. ये बात ध्यान में रखो कि अगर हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे स्पर्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है टेक्स प्लेस इन अ कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर। तो स्क्रोटम एक ऐसी पाउच के तौर पे वो वहाँ पे काम करता है जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है या कोर टेम्परेचर जो रहता है उससे 2 से 3 डिग्री जितना टेम्परेचर जो है वो कम रहता है इन दिस स्क्रोटम। ओके, तो टेम्परेचर डेफिनेटली मे अफेक्ट अ लॉट ऑफ causes for the infertility. Okay, because as I know or as I see the patients who wear the tight clothes like jeans and etc, जो बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं और वो घंटों तक पहने रखते हैं। ओके, तो उसकी वजह से मेनली वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस शुरू हो जाता है और उसकी वजह से क्या होगा, टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगेगा और अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो वहाँ पे रुक जाएगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वियरिंग टाइट क्लोथ इट मे कॉज अ स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, और ऑल्सो इन अ लॉन्ग राइडिंग बाइक्स। ओके, जो बाइक राइडर्स होते हैं, लंबे समय तक बाइक चलाना, यानी कि डेली बेस पे अगर जॉब और ऐसा कोई स्ट्रक्चर है उनका और डेली उनको 2 से 3 घंटे अगर बाइक चलानी पड़ रही है, तो उन लोगों के अंदर भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हैम्पर हो जाता है। हाँ, बिकॉज एक ही जगह पे लंबे समय तक बैठने से वहाँ पे अगेन टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है और वहाँ पे प्रेसिंग ऑफ दिस स्क्रोटम भी होता है, तो प्रेसिंग की वजह से भी वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है। ओके, तो दिस इज़ द 2 मेजर रीज़न ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस विच मे अफेक्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो अगर आपके पास पेशेंट कोई भी आता है तो यू हैव टू एड्रेस दिस सिचुएशन टू द पेशेंट और यू हैव टू नो द पेशेंट कि ये तो मेन कारण नहीं है कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। ओके, देन सेकंड वन इज़ एक्सपोजर टू द एक्सरे रेडिएशन। यू नो अबाउट एक्सरे। ओके, तो एक्सरे जो रहता है, अगर आप एक्सरे करने वाला जो होता है और दी एक्सरे जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, अगर वो सावचेती न रखे, ध्यान न रखे, तो डेफिनेटली दे मे हैव अ रिजल्ट ऑफ द हैम्परिंग ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये बात ध्यान में रखिए। और दे स्पेशली द टेक्नीशियन ऑफ द एक्सरे सेंटर्स, they have a lot of we can say carelessness, and also because of that carelessness they may suffer from the infertility thing. Okay, now many patients are there who visits regularly the x-ray clinics for the certain diseases like joints diseases और lungs diseases, तो उसमें भी उनको काफ़ी ये दिक्कत हो सकती है। तो बेटर टू अवॉइड, अगर आप कंसीव करना चाहते हो या तो आप अगर प्लानिंग कर रहे हो बच्चे के लिए, तो यू हैव टू नो कि कैसे सिर्फ उतने दिनों तक एटलीस्ट जो है वो ऐसी चीज़ों से आप परहेज़ करें, तो डेफिनेटली वो आगे आपको काम में आ सकता है। देन दी थर्ड वन इज़ अल्कोहलिज्म, यानी कि एक्सेस इंटेक ऑफ द अल्कोहल और द रेगुलर इंटेक ऑफ द अल्कोहल में कॉज द स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, और ये सारे रीज़न अगर आप देखो तो आयुर्वेद में भी सेम एज इट इज़ बोले गए हैं
दोज रीजन्स आर मद्यपान उसमें डेफिनेटली अवॉइड बोला गया है, बिकॉज शुक्र के गुण एंड मद्य के गुण टोटली अपोजिट है। उसकी वजह से शुक्र क्षय होना वो नॉर्मल हो जाता है। एंड शुक्र धातु को अगेन वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इट कॉल्ड एज ए सौम्य धातु। ओके, वी कैन से सिनोनिम ऑल्सो। सौम्य धातु इट ऑलरेडी सेज दैट इट नॉट बियरिंग द हीट, मीन्स टेम्परेचर अगर हो तो वो सौम्य होने की वजह से वहाँ पे वो बियर नहीं कर सकती, और इट मे इफेक्ट द शुक्र धातु एंड शुक्र क्षय हैपन। ओके, तो ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर आप जो नॉर्मली इसे ले रहे हो तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको आयुर्वेद में भी सेम चीज़ें बोली गई हैं। Then disorder of the thyroid gland, adrenal gland, pituitary gland can affect spermatogenesis. Okay, ये तीनों ग्लैंड्स के हार्मोन्स जो है वो इसके ऊपर सीधे इफेक्ट करते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन एंड T3 T4 जो है वो सीधा स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर अफेक्ट करता है। देन एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से उसका इफेक्ट होता है। एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड अल्टीमेटली ये सभी ग्लैंड्स का गवर्न करती है, तो उसकी वजह से भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो अफेक्ट हो सकता है। And the last one is a vitamin E deficiency can inhibit the spermatogenesis. तो विटामिन E is very necessary for the spermatogenesis. तो इन केस अगर विटामिन E जो है वो सही मात्रा में शरीर के अंदर नहीं होगा तो डेफिनेटली स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हैम्पर होगा। तो जब भी अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है इनफर्टिलिटी का, तो यू हैव टू चेक द विटामिन ई, और यू कैन सिंपली गिव द विटामिन ई फॉर द सर्टेन डेज, और ऑलमोस्ट वी कैन से 3 months इट्स गुड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, बिकॉज इट्स टेक्स 74 days। तो आप 3 महीने तक अगर विटामिन ई देते रहोगे तो देयर इज ए चांस कि इम्प्रूवमेंट इन द स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट next point is spermatozoa. Okay, the structure of the spermatozoa. A mature spermatozoa, first उसके जो different parts होते हैं, that is head, mid piece and the tail piece. हेड जो होता है वो 5 माइक्रोन का होता है, मिड पीस होता है 5 माइक्रोन, और टेल पीस जो होता है 50 माइक्रोन का होता है। ओके, माइक्रोमीटर वी कैन से। एक्रोसोमल वेसिकल, देन इट कंटेन न्यूक्लियस, ये दोनों चीज़ें हेड में आएगी। मिड पीस के अंदर मिटोकॉन्ड्रियन अरेंज्ड इन दी स्पाइरल, एंड टेल पीस के अंदर फ्लैजेलम, FLAGELLUM, फ्लैजेलम जो है वो वहाँ पे आएगा। तो लास्ट पार्ट जो है उसका एंड पीस कहा जाएगा। तो हेड, नेक, बॉडी, टेल एंड एंड। ओके, देयर इज अ नेक ऑल्सो इज देयर। तो पार्ट्स ऑफ दिस स्पर्मेटोजोआ, अगेन आई एम रिपीटिंग, head, neck, body, tail and end piece. Then spermatozoa is a motile cell. Okay, because of tail is a motile one, तो उसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ जो है अपनी तरह से ट्रैवलिंग कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। मोटिलिटी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, तो इन वजाइनल मोटिलिटी, जैसे कि अगर वजाइना के अंदर वो जब पोर होता है तो वहाँ से यूट्रस तक जाना इट्स वेरी नेसेसरी, एंड अल्टीमेटली स्पर्म हैज़ टू रीच टू दी फैलोपियन ट्यूब, बिकॉज ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक ही आता है। ओके, शुरुआत में जब वो कंसीव नहीं होता है या कंसेप्शन नहीं होता है, देन ओनली ओवम कम्स आउट टू दी यूट्रस। ओके, तो फर्स्टली जो कंसीव या तो कंसेप्शन जो वाला पार्ट है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ये बात बच्चे याद रखें। तो आफ्टर एंटरिंग द वजाइना, स्पर्म टेक्स 45 minutes टू रीच द फैलोपियन ट्यूब। 45 minutes इफ़ द स्पर्मेटोजोआ इज़ इनफ मोटाइल। ओके, तो यहाँ पे देयर इज़ अ टेस्ट कॉल्ड एज अ सीमेन एनालिसिस। ओके, तो वहाँ पे सीमेन का यानी कि जो इजैक्यूलेशन होता है वो लिक्विड जो रहता है उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर वो लिक्विड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके अंदर स्पर्म कितने हैं पर ml, देन
उसका उस स्पर्म की मोटिलिटी कितनी परसेंटेज में, यानी कि 100% स्पर्म है तो उसमें से कितने परसेंटेज स्पर्म जो है मोटाइल है या नॉन मोटाइल है या डेड है, या कितने स्पर्म की मॉर्फोलॉजी अबोव ऑलमोस्ट 60 to 70% है। तो ये जो न्यूमेरिकल थिंग्स है वो अगर हम जानेंगे तो वी कैन से इट्स अ परफेक्ट स्पर्म और दी इट मे गेट कंसीव्ड बाय दिस स्पर्म। ओके, ये स्पर्म जो है वो कंसीव करने लायक है, ऐसा उसे हम मान सकते हैं। देन स्पर्मेटोजोआ अगेन ही सर्वाइव इन दी वजाइना फॉर दी 72 hours। ओके, तो in vagina sperm is viable for the 72 hours if ovum is absent or if fertilization doesn't takes place, then sperm degenerates or die after 72 hours। तो ओवम भी 72 आवर्स तक ज़िंदा रहता है एंड स्पर्म भी 72 आवर्स तक ज़िंदा रहता है। तो यहाँ पे वी कैन से वी हैव अ 6 days टू कंसीव इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो जैसे कि इन जनरल 28 days की जो साइकिल होती है हमारी, उसके अंदर 14th डे जो रहता है वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है इन जनरल। तो 14 डे अगर आप गिन लो तो उसके आगे के 3 दिन और उसके पीछे के 3 दिन जो है वहाँ पे कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि 11th डे से लेकर 15th और 16th डे तक जो कंसीव होने के चांसेस है, यानी कि उस टाइम पे आयुर्वेद के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम को बोला गया है ऋतुकाल। ओके, जो कंसीविंग का टाइम है उस टाइम को बोला गया है, अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट इज़ ऋतुकाल। ओके, ये बच्चे याद रखें कि क्या ऋतुकाल है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो और अगर आपके पास इनफर्टिलिटी केसेस आए और अगर आपको एक जेन्युइन टाइम देना हो तो यू हैव टू नो अबाउट दिस स्पर्म एंड ओवम की लाइफ ड्यूरेशन कितनी होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज function of the accessory glands। okay, that is seminal vesicle, second one is a prostate gland and third one is a bulbourethral gland। okay, तो ये जो ग्लैंड्स है इसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की असेसरी जो ग्लैंड्स है वो बोली जाती है। तो दे सिक्रेट्स द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स बिकम सीमेन। ओके, जो अभी मैंने सीमेन एनालिसिस की बात करी तो वहाँ पे स्पर्म इट्स अ मेन कंटेंट, मगर इसके अलावा द सिक्रीशन ऑफ दिस 3 ग्लैंड्स आर देयर। ओके, सिक्रीशन ऑफ दिस एक्सेसरी ग्लैंड्स एक्टिवेट स्पर्मेटोजोआ। जो मोटिलिटी होती है वो एक्टिवेट होती है आफ्टर ओनली दी इट एंटर्स इन दी सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स। Secretion of this accessory glands are alkaline in nature, so that this secretion neutralize acids in the prostatic secretion and the vagina। okay, vagina के अंदर generally pH level comparatively थोड़ा ज़्यादा होता है, it means it is the acidic atmosphere in the vagina। okay, और इसीलिए आप अगर देखने जाओ तो आयुर्वेद में आर्तव को उष्ण और शुक्र को सौम्य यानी कि शीत बोला गया है। तो यह here this is the main difference, that is alkaline and the acidic। alkaline is a शीत and acidic यानी कि उष्ण। okay, तो survival in the vaginal canal it may occur only the quality of semen is good। okay, यानी कि secretion of these glands are good, then only sperm can survive in the vagina। okay, secretion of prostate gland are slightly alkaline। bulbourethral यानी कि कॉपर्स ग्लैंड, इट्स सेकेंड नेम इज कॉपर्स ग्लैंड, COWPER'। कॉपर्स ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द पेनिस secretes thick alkaline secretions। okay, तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू नो अबाउट द accessory glands of the male reproductive system। now we are talking about the seminal fluid। okay, what contains the seminal fluid? That first is a sperm, second secretion of the seminal vesicle, prostatic secretion and secretion of the bulbourethral gland। okay, एवरेज वॉल्यूम ऑफ सीमेन यानी कि क्वांटिटी कितनी होगी सीमेन की, तो 2.5 ml से 5 ml तक उसका एजेकुलेशन होगा पर एजेकुलेशन। नॉर्मल स्पर्म काउंट तो 50 to 150 मिलियन पर ml। देन ओलिगोस्पर्मिया अगर होता है जस्ट लाइक कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन पर ml। ओके, pH ऑफ दिस सीमेन
obviously alkaline, that is 7.20 to 7.60. Appearance of the semen, आयुर्वेद के अंदर जो लिखा है वो यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेनेशन हो रहा है. मिल्की ड्यू टू द प्रोस्टेटिक सिक्रीशन एंड म्यूकॉइड ड्यू टू द बल्बोयूरेथ्रल सिक्रीशन. ओके. Function of the semen to provide the transportation medium for the spermatozoa and to provide the nutrients of the sperm. Okay. जो न्यूट्रिएंट्स है एक्स्ट्रा जो उनको ट्रैवल करना है तो उसके लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे वो सीमेन में से स्पर्म को मिल जाएंगे. नेक्स्ट वन इज एंजाइम प्रेजेंट इन द सीमेन. ओके. दैट इज कॉल्ड एज अ सीमेन प्लाज्मिन. Seminal plasmin. The enzyme destroys the bacteria. Okay, when semen is ejaculated into the vagina, liquid semen coagulates. This seminal clots liquefied within 5 to 20 minutes. Due to liquefaction, sperm can reach to the cervix of the uterus. Okay, so this is the basic introduction of the male reproductive system for the BMS first year in Kriya Sharir subject. Second part in modern points, male reproductive system, I have completely explained. जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना है या आपको पूछा जाता है, इतना बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आपको आना चाहिए. ओके. तो यहाँ पे हमारा जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, मगर थोड़ा सा हम आयुर्वेद के बारे में भी देखेंगे. शुक्र धातु. अष्टांग हृदय का एक श्लोक है शारीर स्तन का, उसमें जो एक्सप्लेनेशन लिखा है इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ सीमेन. ओके. यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है रिगार्डिंग टू शुक्र धातु. तो सीमेन का अपीयरेंस जो है उन्होंने लिखा है शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम. ओके. शुक्ल है, वाइटिस है, गुरु है, हैवी है, यू कैन फील दैट इफ़ यू होल्ड इन योर हैंड. स्निग्ध है यानी ऑयली है. मधुरम बहलम बहु ग्रुतमाक्षिक तैलाभम सदगर्भाय, यानी कि ग्रुत के जैसा या हनी के जैसा और तेल के जैसा उसका टेक्सचर होगा, और सदगर्भा यानी कि वो ही फर्टाइल यानी कि फर्टिलिटी कर सकता है. ओके. तो ये आप देख सकते हो. यहाँ पे अगेन आप देखो अर्धांजलि शुक्र जो उसका माप लिखा हुआ है, उसका जो प्रमाण लिखा हुआ है, इट्स द होल शुक्र. ओके. नॉट द ओनली फर्स्ट टाइम और द पर इजेकुलेशन प्रमाण, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मॉडर्न में देखा तो प्रमाण लिखा है 2.5 to 5 ml ओनली, और अर्ध अंजलि प्रमाण, अंजलि यानी ऑलमोस्ट 192 ml और द ग्राम. ओके. 192 ग्राम जितना प्रमाण रहेगा 1 अंजलि, मगर उसका अगर आधा किया जाए तो इट्स 100 अंजलि. तो 100 ml जितना स्पर्म जो है वो एक बार में डेफिनेटली नहीं निकलता. तो ये टोटल यानी कि पूरे शरीर में we can say we can correlate with the testosterone also, because testosterone is also acts like a शुक्र धातु, क्योंकि शुक्र को जो है वो सर्व शरीरगत बोला गया है. ओके. पूरे शरीर के अंदर वो फैला हुआ है. तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो ब्लड में रहते हुए अपने मेल सेकेंडरी सिम्टम्स जो रहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो एग्जीक्यूट करता है. तो दैट्स वाई वी कैन से इट्स सेकेंड वन, यानी कि सर्व शरीरगत शुक्र इज अ टेस्टोस्टेरोन, एंड डेफिनेटली उसको मिला के देयर इज़ अ क्वांटिटी इंक्रीज्ड, दैट इज़ अर्धांजलि. ओके. तो दिस इज़ द थिंग वी हैव टू सी. अगेन देर इज ए शुश्रूष शारीर स्तन के अंदर जो श्लोका है, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्त केचिदु तैलक क्षौद्रम निपम तथा. तो स्फटिक का जैसा उसका कलर होगा, द्रव होगा, स्निग्ध होगा. ओके. यानी कि बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड है उसका सिक्रीशन जो है वो जनरली स्निग्ध जो है वो होता है. ओके. और ग्रुत जैसा होता है. तो दिस इज़ द गुड कोरिलेशन विथ द सीमेन. ओके. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इट्स ए एक्सप्लेनेशन ऑफ सीमेन, नॉट दिस स्पर्म. प्लीज माइंड दिस होल थिंग. In Ayurveda there is a different type of explanation are then that you have to correlate with the different points of the modern. Okay. तो ये चीज़ें आपको बेसिक आइडिया देनी है कि कैसे आयुर्वेद को थोड़ा सा मॉडर्न के साथ में कोरिलेट करके समझा जाए. ओके. तो दिस इज़ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर द कामली हियरिंग.
This is Dr. Abhishek Acharya. Have a nice day. Best of luck, and please share these lectures to your colleague and subscribe my channel, that is Vedic Ayu Productions. Thank you so much, all my dear students and the listeners. Thank you so much.